हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म आपका निकला है नोटिफिकेशन, उसकी प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन के बारे में। आप सबको पता है ये बहुत ही बम्पर वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इससे रिलेटेड वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें रविंदर सर ने आपको इस चैनल पे डिस्कस कर दी हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जा करके देख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको सब कुछ इस चैनल पे मिलने वाला है। सिर्फ जीके ही नहीं, मैथ भी आपको मिलेगा, एवरी सब्जेक्ट आपको मिलेगी। ठीक है, धीरे धीरे करके हम सारी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जीके से। जीके के कुछ यहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके पीवाईक्यू बेस रहेंगे, और हर क्वेश्चन में मैं आपको एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा जहां से आपका एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आज आपका ये पहला वीडियो। आप पहले वीडियो से ही ये मान के चलिए कि 200 से 300 क्वेश्चन के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेकर के जाओगे। और इसका पीडीएफ, जो क्लास का पीडीएफ रहेगा, वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मार्क्सवाद का प्रमुख समर्थक किसे माना जाता है। हु इज कंसिडर्ड द मेन सपोर्टर ऑफ मार्क्सिज्म। तो किसे माना जाता है ये हम सबको पता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स, और कहीं मार्क्स नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्ल मार्क्स थे ये किस देश से थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये दार्शनिक और अर्थशास्त्री भी थे, इकोनॉमिस्ट थे, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, ये दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे। एक चीज तो आपको ये समझ में आ गई। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी बात कि इन्होंने ही मार्क्सवाद के सिद्धांत का संस्थापन किया। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन करें कि मार्क्सवाद का सिद्धांत के संस्थापक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है? इन विच स्टेट इज द मोस्ट फेमस कामाख्या देवी टेम्पल लोकेटेड? तो ऑप्शन है हमारे चार। हम सबको पता है कि कामाख्या देवी मंदिर जो है वो आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कामाख्या देवी मंदिर, ये 51 शक्तिपीठों में से, पहली बात तो कितने शक्तिपीठ हैं ये भी ध्यान रखना। 51 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुराने में से एक है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कामाख्या देवी में एक मेला लगता है, कौन सा मेला लगता है? तो वो लगता है अम्बुबाची मेला। ठीक है, तो अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है ये क्वेश्चन करेगा तो कामाख्या देवी मंदिर में। ठीक है, ये असम में कहाँ पर स्थित है? तो असम में गुवाहाटी के कौन सी पहाड़ियों में, ये भी कई बार क्वेश्चन करता है, तो नीलाचल पहाड़ियों में। ठीक है, असम के गुवाहाटी के नीलाचल पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और मंदिर के बारे में बता देता हूं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन करे कि वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है आपका, तो वेंकटेश्वर मंदिर स्थित है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसी वेंकटेश्वर मंदिर को एक नाम से और जाना जाता है, सात पहाड़ियों का मंदिर। किस नाम से? सात पहाड़ियों का मंदिर नाम से भी इसे जाना जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। ठीक है, इस मंदिर में कौन सी कला का कौन सी शैली में है जो वास्तुकला है? तो वो आप ध्यान रखना कि द्रविड़ वास्तुकला शैली है। कौन सी शैली है? द्रविड़ वास्तुकला शैली। एक मंदिर का आपको और मैं बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में है। ठीक है, और इसे एक नाम से और जाना जाता है, देव पाटन। ठीक है, सोमनाथ मंदिर को देव पाटन के नाम से जाना जाता है। और जो ये सोमनाथ मंदिर है ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, तो ये भी एक ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत ही आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें कौन सी शैली का यूज हुआ अगर आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखना कि इसमें चालुक्य शैली का यूज हुआ था। किस शैली का?
चालुक्य शैली का इसमें यूज हुआ था। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार या पदक कौन सा है? चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो सर्वोच्च की अगर हम बात करें तो कीर्ति चक्र, ठीक है, सॉरी परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र नहीं, सबसे पहले जो है टॉप पे जो है वो परमवीर चक्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको सभी चक्रों के बारे में बता देता हूँ। जो ये अशोक चक्र है ये असैनिक काल पुरस्कार है, और ये जो है ये भी परमवीर चक्र के बराबर में है। ठीक है, परमवीर चक्र के बराबर में आता है ये भी आपका। ठीक है, आगे समझ में, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो है ये मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें परमवीर चक्र के बारे में, तो परमवीर चक्र जो है वो जो सर्वोच्च वीरता दिखाते हैं, ठीक है, जो सर्वोच्च वीरता दिखाते हैं, सर्वोच्च वीरता दिखाने वाले अधिकारियों को या तो फिर जो भर्ती कर्मी है उनको दिया जाता है। और परमवीर चक्र सबसे पहले कब पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कीर्ति चक्र के बारे में। तो कीर्ति चक्र जो है ये भी आपका भारतीय सैन्य सम्मान है ना, और ये जो है ये दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, वीरता पुरस्कारों में ये कितने नंबर पे आता है? ये आता है आपका दूसरे नंबर पर। मतलब ये जो है ये अशोक चक्र के बाद आता है, क्योंकि अशोक चक्र परमवीर चक्र के बराबर है और परमवीर सबसे ऊपर है ना। तो ये जो है आपका अशोक चक्र के बाद में आता है और सौर चक्र से पहले आता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? मतलब अशोक चक्र परमवीर चक्र पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आपका कीर्ति चक्र, तीसरे नंबर पे आपका सौर चक्र। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड? तो भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है आपका बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको हम IISC भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बेंगलोर में है, अगर स्टेट पूछेगा तो स्टेट भी ध्यान रख लीजिएगा कि कर्नाटक में, क्योंकि जो कर्नाटक में ही तो है आपका बेंगलोर। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी IISC की? तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जमशेद जी टाटा। किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी। इसीलिए इसे मतलब स्थानीय नाम से इसे एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टाटा संस्थान, है ना। इसी वजह से इसे टाटा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसको अगर मैं बात करूं कि मानित विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला, मतलब कि इसको वैलिडेशन कब मिली, तो 1958 में इसे मानित विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, और 2018 में इसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में दर्ज किया गया। ठीक है, और कुछ अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट इसके अलावा, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है आपका? ये क्वेश्चन कई बार करता है। ठीक है, तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो है आपका वो न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय कृषि एग्रीकल्चरल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, मतलब कि IARI, तो ये कहाँ है? ये भी आपका न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, उसी तरह से IGIB का मतलब क्या? जीनोमिक्स और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान, तो ये कहाँ है आपका? ये भी आपका न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, और एक आपको मैं बता देता हूँ IIFT का मतलब भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये भी आपका सेम न्यू दिल्ली में ही है। चार मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिए। ठीक है, और आगे अगर क्वेश्चन साइड का आएगा तो और भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय स्थित है आपका दुबई में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दुबई यानी कि यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, हिंदी में से संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, इंग्लिश में यूनाइटेड अरब इमिरेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है।
और आईसीसी क्या करता है, आईसीसी खेल को नियंत्रित करता है और उसको विकास करने के लिए उस पे उसके जितने मेंबर्स हैं उसके साथ क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई। इसकी स्थापना कब हुई थी आईसीसी की, तो उसकी स्थापना हुई थी 1909 में। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी, तो ये ध्यान रखना, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, इसके द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में। कंट्रीज का नाम आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। ठीक है, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के प्रतिनिधित्व के रूप में की गई थी। ठीक है, और इस टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेसिडेंट कौन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इंडियन है और ये अभी ही बने हैं जय शाह। ठीक है, तो आईसीसी के प्रेसिडेंट इस समय पर जय शाह हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। करंट इसके अगर मेंबर्स की मैं बात करूं तो 104 कंट्रीज इसकी क्या है, मेंबर्स हैं, यानी कि सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें से 12 जो है वो पूर्ण सदस्य हैं। ठीक है, कितने सदस्य हैं, पूर्ण, 12 सदस्य पूर्ण हैं, मतलब कि 12 पूर्ण सदस्य शामिल हैं जो क्या करते हैं, टेस्ट मैच खेलते हैं। और इसके अगर मैं आपसे सहयोगी सदस्य की बात करूं, इसके सहयोगी सदस्य कितने हैं, तो वो हैं आपके 92। ठीक है, इस तरह से हो गए आपके 104। ठीक है, मुख्यालय मैंने आपको बता ही दिया, दुबई में यानी कि यूएई में है। रामायण पुस्तक किसने लिखी थी, हु रोट द बुक रामायणा, तो रामायण पुस्तक लिखी थी आपके महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके बनेंगे। ठीक है, तो रामायण की अगर मैं बात करूं तो वाल्मीकि ने लिखी थी। अब और इंपॉर्टेंट ऑप्शन देख लेते हैं, सूरदास, सूरदास जो थे उन्होंने एक रचना लिखी थी बहुत ही फेमस, क्या नाम है उसका, उसका नाम है सूर सागर। ठीक है, उसके बाद कालिदास के बारे में बात करें तो ये किस विषय के लेखक थे, तो ये संस्कृत विषय के लेखक थे। इनकी रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मुझे लगती है वो है आपकी अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। वैसे तो और भी है, मालविकान ग्निमित्रम, है ना, लेकिन आपको ध्यान में रखना है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, आगे समझ में। और इन्हें जो है प्राचीन भारत का सबसे बड़ा नाटककार भी माना जाता है। ठीक है, तो अगर अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन करेगा कि प्राचीन भारत का सबसे बड़ा नाटककार कौन था, तो आंसर आपको देना है कालिदास। ठीक है, अब वेद व्यास जी के बारे में बात कर लेते हैं, तो वेद व्यास जी ने जो लिखा है उसका नाम है महाभारत। ठीक है, तो वेद व्यास जी ने महाभारत को लिखा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने वेदों और पुराणों के संकलनकर्ता का भी काम किया, मतलब संकलन किया, है ना। तो वेदों और पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे, तो ध्यान रखना वेद व्यास जी थे। ठीक है, इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन किसे कहा जाता है, वेद व्यास जी को। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, शिमला। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बन रहा है, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल पूछा है, लेकिन है क्या कि जो आपका हिमाचल प्रदेश है उसकी दो राजधानी है। ठीक है, एक तो आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है और एक आपकी शीतकालीन राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो है आपकी शिमला। ठीक है, और शीतकालीन जो राजधानी है वो है आपकी धर्मशाला। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको कहीं धर्मशाला तो दिख नहीं रहा, तो आपको टिक करना है ऑप्शन नंबर सी, शिमला। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता कि शीतकालीन राजधानी कौन है और शिमला धर्मशाला दोनों देता तो आप धर्मशाला को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये जो धर्मशाला है ये कब बनी थी, तो ये जो है 2017 में, जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, कौन, वीरभद्र सिंह, उनके द्वारा इसको दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया था, इसको धर्मशाला को 2017 में। ठीक है, अगर मैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं, मतलब कि
हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा की, तो वो है आपकी हिंदी। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका बनता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं हिमाचल प्रदेश के राजकीय पशु के बारे में, है ना, स्टेट एनिमल, तो वो कौन सा है? वो है आपका हिम तेंदुआ। ठीक है, स्टेट एनिमल हिम तेंदुआ है। अगर मैं राजकीय पक्षी की बात करूं तो वो जो है, नाम ध्यान रखना, ट्रैगोपन। ठीक है, ट्रैगोपन। कौन सा ट्रैगोपन? पश्चिमी ट्रैगोपन। ठीक है, तो पश्चिमी ट्रैगोपन इसका राष्ट्रीय पक्षी हो गया, सॉरी राजकीय पक्षी हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर मैं राजकीय पेड़ की बात करूं हिमाचल प्रदेश के, तो वो है आपका देवदार। और राजकीय फूल की मैं बात करूं यानी कि स्टेट फ्लावर, तो वो है आपका रोडोड्रेंडन। ठीक है, रोडोड्रेंडन इसका राजकीय फूल है। ठीक है, तो इतना आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं की हार किससे हुई थी? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी? सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो तीसरी लड़ाई इसकी हुई थी पानीपत की 1761 में। किसके किसके बीच में? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, और किससे हारे थे मराठा? तो ऑब्वियस सी बात है कि अहमद शाह अब्दाली से ही हारे होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पानीपत के पहले युद्ध के बारे में। ठीक है, क्योंकि तीसरा तो क्वेश्चन में है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध था वो 1526 को किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और इसी के बाद क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। ठीक है, इसमें जो बाबर था उसने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था? हरा दिया था। ठीक है, पानीपत के अगर हम दूसरे युद्ध की बात करें तो पानीपत का सेकेंड वॉर जो था वो आपका 1556 में हुआ था। ये भी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था? नहीं, ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था आपका अकबर व आदिल शाह सूरी के बीच में। ठीक है, अकबर और आदिल शाह सूरी के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें अकबर ने क्या किया था? जो आदिल शाह सूरी का वजीर था हेमू, ठीक है, अकबर का अकबर ने किसको हराया था? आदिल शाह जो आपका अब्दाली था उसका ये वजीर था हेमू, इसको हराया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, तीसरे युद्ध के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कुछ और युद्ध के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे चंदावरी का युद्ध। तो चंदावरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1194 में लड़ा गया था। ठीक है, किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच में। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, गौरी व जयचंद के बीच में, जिसमें क्या किया गया था? जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित करके उसकी हत्या कर दी थी, तो जीत गया था मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद तराइन का पहला युद्ध मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने हराया था गौरी को। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ पे जीत गए थे। उसी तरह तराइन का दूसरा युद्ध भी देख लेते हैं जल्दी से। तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1192 में लड़ा गया था। इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया था, मोहम्मद गौरी जीत गया था और जो आपके पृथ्वीराज चौहान थे वो इस युद्ध में हार गए थे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को एक नाम से और जाना जाता है, किस नाम से? लोकमान्य के नाम से। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारतीय अशांति का जनक। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक के रूप में किससे जाना जाता है? तिलक जी को। और इन्होंने क्या किया था? एक इम्पॉर्टेंट चीज की थी, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, तो होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ये की आपकी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भगत सिंह के बारे में। तो भगत सिंह के बारे में ये ध्यान रख लीजिएगा कि इन्होंने एक नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है,
तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो तो है ही, उसके साथ साथ दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, एक नारा आप ध्यान रख लेना, और डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलो ये हो गया। एक आप और ध्यान रख लेना, मुझे याद आ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। पवित्र ग्रंथ गीता किसने लिखा था? तो गीता किसने लिखा? हम सबको पता है, वेद व्यास जी ने लिखा। ऑप्शन नंबर इसका भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस एशियाई देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा जो नेपाल है उसकी जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया है। ठीक है, समझ में आ गया? कौन कौन सा? भारत पाकिस्तान श्रीलंका, उसके अलावा एक ध्यान रख लेना, मॉरिशस। तो जो मॉरिशस है उसकी भी जो करेंसी है वो भी रुपया है। और एक नाम ध्यान रख लेना देश का, सेशल्स। ठीक है, तो सेशल्स जो देश है उसकी भी मुद्रा क्या है? रुपया है ना। अगर मैं इंडोनेशिया की बात करूं तो इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो है इंडोनेशियाई रुपया। ठीक है, इंडोनेशियाई रुपया। और म्यांमार आ रहा है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा ध्यान रख लेना, क्यात है, म्यांमार क्यात। ठीक है, भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा है नुंगट्रम। एक सेकंड मैं अच्छे से लिख देता हूं इसको यहाँ पर, नुंगट्रम। ठीक है, भूटानी नुंगट्रम। चलो अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो सारे जहां से अच्छा की रचना की थी, आपको सबको पता है, मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन देखूं और मैं बात करूं बंकिम चंद्र चटर्जी जी की, तो इन्होंने किसकी रचना की थी? इन्होंने रचना की थी वंदे मातरम की। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम। ठीक है, यहाँ पे जयदेव देखने के लिए मिल रहा है आपको, तो जयदेव जो थे वो भी आपके संस्कृत भाषा के ही कवि थे। ठीक है, और इनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है उसका नाम है गीत गोविंद। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन करेगा गीत गोविंद रचना किसकी है, तो वो जयदेव की ही है। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हम सबको पता है, मैंने अभी आपको बताया था पानीपत के युद्ध में बाबर ने। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। ठीक है, बाबर के बारे में अगर हम बात करें, बाबर से पहले हम अकबर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बाबर के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो अकबर के बारे में अगर हम बात करें, तो अकबर ने एक शहर बताया बसाया था जिसका नाम था इलाहाबाद। ठीक है, क्या नाम था? इलाहाबाद। इसको बाद में बदल करके इसका नाम क्या कर दिया गया था? इलाहाबाद। तो ये शहर किसने बसाया था? अकबर ने ही बसाया था। ठीक है, और इसने क्या किया था? तो इसने नए धर्म दीन इलाही को शुरू किया था। किसको? दीन इलाही नए धर्म को शुरू किया था इसने। और क्या किया था अकबर ने? तो इसने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी। कौन सी प्रणाली? मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी। कौन? आपके अकबर ने। ठीक है, और अकबर ने क्या महान काम किया था? तो पानीपत के दूसरे युद्ध में इसने, अकबर ने किसको हराया था? अभी मैंने आपको बताया ना, हेमू को हराया था। तो ये भी कहीं ना कहीं उसकी अचीवमेंट ही थी। ठीक है, और अकबर ने क्या किया? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया था। क्या बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनता है। ठीक है, इसने एक नीति का भी पालन किया था। कौन सी नीति का? तो ध्यान में रखना, सुलह एक कुल। ठीक है, तो सुलह एक कुल
कि नीति का पालन किसने किया, तो वो किया आपके अकबर ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हुमायूं के बारे में। ठीक है, तो हुमायूं जो था ये किसका पुत्र था, पहले तो ये ध्यान रख लेना कि ये बाबर का पुत्र था। ठीक है, तो बाबर का पुत्र जो हुमायूं था उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, दूसरी राजधानी, ध्यान रखना, दीन पनाह को। ठीक है, दीन पनाह को उसने अपनी सेकंड कैपिटल बनाया था। ठीक है, और हुमायूं ने क्या किया था, शेर शाह सूरी के साथ दो लड़ाइयां लड़ी थी। ये जो हुमायूं था उसने किसके साथ, शेर शाह सूरी के साथ दो लड़ाइयां लड़ी थी। कौन कौन सी थी वो दो लड़ाइयां, ध्यान रखना, और हार गया था दोनों में। तो पहली तो लड़ाई थी चौसा का युद्ध और दूसरी आपकी लड़ाई थी कन्नौज का युद्ध, जिसमें हुमायूं दोनों में हार गया था। ठीक है, अब बच रहा है औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, एक दो ही पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है। तो औरंगजेब के बारे में आपको ध्यान में ये रखना है कि इसको आलमगीर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो आलमगीर की उपाधि किसको दी गई, औरंगजेब को दी गई। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने ही गोलकुंडा और बीजापुर पर हमला किया था। इस पर गोलकुंडा और बीजापुर पर क्यों हमला किया था, जो मराठा थे, मराठा लोगों को रोकने के लिए। ठीक है, तो इतने एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ पे होगा आपका कोणार्क। ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका मदुरै। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क में। कोणार्क कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है, और ये जो है कब बनवाया गया था कोणार्क का, उड़ीसा का सूर्य मंदिर, तो ये 13th सेंचुरी यानी कि 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ठीक है, मतलब अगर मैं डेट की बात करूं तो 1255 ईस्वी पूर्व में इसका जो निर्माण है वो नरसिम्हादेव प्रथम, किसने, नरसिम्हादेव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और क्या बनवाया था इसने, इसके अलावा इतना ही, चलो यही ध्यान रखना। ठीक है, कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। अब एक नरसिंह देव से मुझे याद आ रहा है नरसिम्हा वर्मन प्रथम। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो इसने किसका निर्माण करवाया था, अच्छा ये जो नरसिंह देव प्रथम था ये किस वंश का था, अगर क्वेश्चन करेगा तो ध्यान रखना कि ये गंगा वंश का था। ठीक है, उसी तरह नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश का था, तो ये आपका पल्लव वंश का था। ठीक है, इसने जो है महाबलीपुरम शहर का निर्माण किया था। ठीक है, नाम तो आप सबने सुना होगा। ठीक है, तो महाबलीपुरम शहर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने। उसी तरह एक राजा का नाम आपको और ध्यान में रख लेना है, राजा राज प्रथम। ठीक है, ये किस वंश का था, तो ये था आपका चोल वंश का। क्या इसने होशियारी दिखाई थी, तो होशियारी नहीं कह सकते, क्या निर्माण किया था, तो पहला तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ये तो अच्छी बात है। दूसरा तंजौर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, और हाँ बस इतना ही। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर और तंजौर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया था, जो कि चोल वंश का था। ठीक है, एक नाम और ध्यान रख लेना, धर्मपाल। धर्मपाल किस वंश का था, नाम से ही समझ में आ रहा है, पाल वंश का था। क्या किया था इसने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की इसने वो करवाई थी। ठीक है, मतलब कि इसका श्रेय किसे जाता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का, तो वो जाता है धर्मपाल को। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट यानी कि भारत का राष्ट्रपति। और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भारत की पहली महिला आदिवासी, ठीक है मैं पूरा लिख ही देता हूँ, पहली महिला आदिवासी हैं, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति, तो सॉरी, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, हम सबको पता है, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी।
प्रतिभा पाटिल होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और जो राज्यपाल होता है ये क्या होता है? ये राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, राज्य में जितने भी कार्यभार होते हैं, कार्यकार, उन सबका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल यानी कि गवर्नर होता है। ठीक है, राज्यपाल जो होता है गवर्नर, इसकी नियुक्ति कितने टाइम के लिए की जाती है? तो इसकी नियुक्ति 5 वर्ष यानी कि 5 years के टेनर के लिए की जाती है। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है, तो भारतीय संविधान के, ध्यान रखना, अनुच्छेद 157 और 158 में जो राज्यपाल का पद है उसके पात्रता की, यानी कि वो कैपेबल है कि नहीं राज्यपाल बनने के लिए। ठीक है, तो 157 और 158 में उसकी पात्रता के बारे में बताया गया है। वैसे राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, दूसरा, कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 35 years की होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, संसद के किसी भी सदन का या राज्य विधानमंडल का सदस्य, विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, संसद के किसी भी सदन का, या तो जो राज्य का विधानमंडल होता है उसके किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यही इसकी अर्हताएं हैं, मतलब कि पात्रताएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो हम सबको पता है कि जो मीथेन है, ऑप्शन नंबर ए, वो बायोगैस की एक मुख्य घटक है। ठीक है, बायोगैस क्या है? तो बायोगैस है आपका एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है बायोगैस। ठीक है, समझ में आ गया। और बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? मीथेन। ठीक है, बायोगैस में मेनली क्या क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 50 से 70% तक आपकी मीथेन। ठीक है, पहला तो ये मीथेन का सूत्र भी मैं आपको बता देता हूँ, CH4। उसके बाद 25 से लेके 45% तक आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद आपका H2 यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, पानी यानी कि जलवाष्प H2O, नाइट्रोजन यानी कि N2, ऑक्सीजन यानी O2, और अमोनिया यानी NH3। ये सभी मिलकर के बनाते हैं आपका क्या? बायोगैस। ठीक है, जिसमें जो मेजर कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा मेजर तो मीथेन है, उसके बाद है आपका CO2। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। ब्रास कंटेन्स डैश, पीतल में डैश होता है, क्या होता है पीतल में? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड साइंस में अगर आपसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन करेगा तो ये 100% मान के चलो कि मिश्र धातु से जरूर क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो जो पीतल है वो होता है आपका मिश्रण तांबा और जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक का, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिश्र धातु किससे कहते हैं ये भी एक बात है, तो ध्यान रखना, दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों का जो घनिष्ठ रूप से मिल करके, है ना, दो या दो से अधिक जब तत्व मिल करके घनिष्ठ रूप से एक किसी भी ठोस मिश्रण का निर्माण कर दें, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, बाकी मिश्र धातु क्या होता है? एक मिश्र धातु जिसमें मतलब आप ये कह सकते हो कि एक इनमें से अनिवार्य रूप से मेटल होना चाहिए, यानी कि धातु होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर एक मिश्र धातु जिसका घटक पारा है, अगर कोई मिश्र धातु जिसका घटक क्या है? पारा है, तो उसे हम किस रूप में जानते हैं? तो उसे हम अमलगम के रूप में जानते हैं। ठीक है, किस रूप में? अमलगम के रूप में। अब मैं आपको कुछ और मिश्र धातुओं के बारे में बता देता हूँ, मतलब किसमें कौन सी मिश्र धातुएं पाई जाती हैं। जैसे पहले नंबर पे आपको ध्यान में रख लेना है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किससे किससे मिलके बनता है? तो ये मिलके बनता है आपका कॉपर से, जिंक से और निकल से। ठीक है,
उसके अलावा आपको ध्यान में रख लेना है, जो आए हुए क्वेश्चन है वही मैं बता रहा हूँ। गन मेटल, गन मेटल किससे किससे मिलके बनता है? तो ये आपका बनता है कॉपर से, टीन से, जिंक से और लेड से, इससे मिलकर के बनता है गन मेटल। ठीक है। और तीसरा आपको ध्यान में रख लेना है टांका। टांका किससे मिलकर के बनता है? तो ये आपका बनता है सीसा से और टीन से मिलकर के। ठीक है। तो ये कुछ अन्य मिश्र धातुएं मैंने आपको बता दी, जो कि आप रट लेना, एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है। अगर मैं केल्विन में बात करूं तो 273.15 केल्विन के ये बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, गलनांक का मतलब क्या होता है? गलनांक का मतलब वो होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब वो होता है जब कोई ठोस किसी भी द्रव में परिवर्तित हो जाए, है ना। जब कोई भी सॉलिड है वो आपका लिक्विड में परिवर्तित हो गया, उसी को हम कहेंगे उसका गलनांक में परिवर्तित हो जाना। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और है कि कौन से गलनांक पर बर्फ जो है वो ठोस पानी में बदल जाती है। मतलब बर्फ पानी में बदलती है वो किस गलनांक पर, मतलब उसका क्या वैल्यू रहती है। तो डिग्री सेल्सियस पे मैंने आपको बता दिया 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे फ़ारेनहाइट पे पूछेगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ गलनांक के बारे में बता देता हूँ कि किसका गलनांक कितना होता है। बर्फ का तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पारा का पूछेगा तो -39 होता है। ठीक है। अगर आपसे हाइड्रोजन का गलनांक पूछेगा तो ध्यान रखना इसका होता है -259। अगर आपसे पूछेगा ऑक्सीजन का तो ये ध्यान रख लेना 219। ठीक है। सोना का गलनांक अगर आपसे पूछेगा तो सोना का गलनांक 1063। और अगर आपसे चांदी का गलनांक पूछे यानी कि सिल्वर का तो 961। और धातु का बता रहा हूँ तो चलो एक और बता देता हूँ, लोहा यानी आयरन, आयरन का गलनांक आपसे पूछेगा तो 1535। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इस लेक्चर में हम 20 क्वेश्चन ही रखेंगे, अभी एक दो क्वेश्चन और बाकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा बाकी का फिर अगले लेक्चर में। ठीक है। तो एक ये और एक ये क्वेश्चन, संतरे में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। ध्यान में रखना। अब मैं आपको सभी विटामिन के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। ठीक है। विटामिन उसका केमिकल नेम और उससे होने वाले जो डिसीज होते हैं यानी कि जो रोग होते हैं वो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन ए की, जिसका जो नाम होता है रासायनिक नाम वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। और इसके कारण, इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रख लेना है B1। तो B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है। और इसकी कमी की वजह से आपको बेरी बेरी रोग होता है। ध्यान रखना कौन सी? बेरी बेरी रोग B1 की कमी से। ठीक है। उसी तरह B2 का ध्यान रख लेना। B2 का जो होता है रासायनिक नाम वो होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है। राइबोफ्लेविन होता है इसका रासायनिक नाम। और इसकी कमी से आप कह सकते हो कि अरिबोफ्लोनी, चलो मैं लिख ही देता हूँ, अरिबोफ्लाविनोसिस। ठीक है। ये पूछा नहीं जाता है इस वजह से मैं नहीं लिख रहा था। अरिबोफ्लाविनोसिस होता है। ठीक है। B2 भी हो गया। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। और इसकी कमी से जो आपको रोग होता है वो ध्यान रखना स्कर्वी होता है। ठीक है। विटामिन सी भी हो गया। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कॉल कैल्सीफेरॉल। ठीक है। कॉल कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से आपको होता है रिकेट्स। ये मेन रिकेट्स याद रखना। ठीक है। और लास्ट विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। ठीक है।
और इसकी कमी से जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है यानी कि रक्त प्रवाह है, रक्त प्रवाह प्रवणता में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये पूरे मैंने आपको बता दिए। अब इससे बाहर एग्जाम में आपके तो पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? एटॉमिक सर्कल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास। तो वो आधारित थी आपकी एटॉमिक नंबर्स पे। ठीक है, ध्यान रखना। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी, सॉरी एटॉमिक नंबर्स नहीं, एटॉमिक मास होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मिस्टेकनली मैंने बोल दिया। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आवर्त सारणी की खोज किसने की, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि आवर्त सारणी की खोज की थी आपके मेंडलीव ने। ठीक है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम पर आधारित थी। किसके? परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम पर। ठीक है, ये हो गई आपकी किसकी? मेंडलीव की। ठीक है, इसी वजह से जो आपके, अब ये मेंडलीव, इनका पूरा नाम भी मुझे बताना पड़ेगा, तो ध्यान रखना, दिमित्री मेंडलीव। ठीक है, दिमित्री मेंडलीव। और क्योंकि उन्होंने आवर्त सारणी की खोज की थी, इसी वजह से इन्हें आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन करे कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो दिमित्री मेंडलीव को कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन करेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, वो तो आवर्त है। अगर आपसे पूछे आधुनिक आवर्त सारणी, तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो की थी वो की थी आपके मोसले ने। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और जो मोसले था, इनके अनुसार जो आपके आवर्त सारणी है वो किस क्रम पर बढ़ती है, तो ध्यान रखना, इनके अनुसार परमाणु क्रमांक के बेस पे। ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर के, तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर इनकी जो आवर्त सारणी थी वो आधारित थी। मेंडलीव की किस पे आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पे। और मोसले की परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पे आधारित थी। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अब मैं थोड़ा सा आपको आवर्त सारणी के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ। तो जो आवर्त सारणी होती है उसमें कितने तत्व होते हैं, बाकी अगले क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब कभी आएगा। आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व यानी कि 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, जिसमें से आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त। ठीक है, किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त। और कितने समूह, समूह भी पूछता है कई बार, तो 18 समूह हैं। ठीक है, और एक दो चीज मैं आपको और यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि आवर्त में अगर कभी आप बाएं से दाएं जाएंगे, तो बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु का आकार होता है वो क्या होता है? परमाणु का आकार कम होता है। ठीक है, एटम्स का जो साइज है वो क्या होता है? कम। कब? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। और उसी तरह से अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं जब जाते हैं आवर्त में, तो एक चीज और होती है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? कम होता है। ठीक उसी तरह से बाएं से दाएं जाने पर जो तत्व होते हैं, तत्वों का धात्विक जो गुण होता है, ठीक है, तत्वों का धात्विक गुण भी कम होता है ना। उस वजह से क्या होता है? अधात्विक गुण उनका बढ़ जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनका धात्विक गुण भी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो आई होप आप सबको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही लेक्चर्स आपको मिले, तो आपको इस पे कम से कम 100 लाइक्स रखने हैं, तो ये आपके लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।